नमस्कार। यूपी मिश्रा का अपने आवाज़ जमशेदपुर आदित्यपुर से बोल रहा हूँ मैं। शनि के बारे में मैं कुछ चर्चा पहले कर चुका हूँ। वो नक्षत्र सिद्धांत से आपको हमने बताया और उसको सार समझ लीजिए, वही रिजल्ट आपको मिलेगा। जन्म, संपत्ति, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र वगैरह जो हमने बताया है वो मेन है। उसके बाद दूसरा सिस्टम है, उसी में ऐड करना होगा आपको राशि सिद्धांत। चंद्रमा से शनि कैसे हैं ये देखना पड़ेगा, फिर लग्न से शनि कैसे हैं ये देखना पड़ेगा, फिर शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है वो देखना पड़ेगा। तो एक बेसिक रूल है, स्थान हानि करो गुरु, लेकिन शनि के बारे में नहीं कहा गया है। स्थान हानि करो गुरु के बदले में यहाँ पर होगा शनि की दृष्टि हानि करती है जहाँ जहाँ पहुँचती है। शनि की दृष्टि क्रूर होती है। शनि जहाँ रहते हैं वहाँ पर उतना हानि नहीं करता है, लेकिन दृष्टि उनकी बहुत क्रूर होती है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये खास बात मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा बात कि शनि अभी वक्री हैं 11/5 से लेकर के 29 सितंबर तक, 29 सितंबर तक शनि वक्री रहेंगे। तो इस चीज़ को समझ लीजिए, वक्री क्या चीज़ है। वक्री कोई ख़ास बात नहीं है, इट इज़ अ रिलेटिव मोशन। जैसे हम ट्रेन से जर्नी करते हैं तो हम लोग को लगता है कि पेड़ पीछे जा रहा है, तो हम बोलेंगे पेड़ वक्री हो गए, उल्टे चल रहे हैं। घर वक्री हो गए, उल्टे चल रहा है। कोई मंदिर है या कोई कुछ भी जो हम लोग खिड़की से बाहर देख रहे हैं, तो ट्रेन आगे चलती है, बाकी सब चीज़ें पीछे चलते हैं। तो हर चीज़ें वक्री हो गई, पीछे चली जा रही हैं। इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स बैक। लेकिन सही माने में आपको भी मालूम है और सबको मालूम है, बच्चे को भी मालूम है, ट्रेन चलती है, पृथ्वी नहीं चलती है। पृथ्वी तो स्थिर है। रिलेटिव मोशन से दिखाई देता है कि वो गाछ वृक्ष पेड़ पौधे जितने हैं, भवन, सब पीछे की ओर जा रहा है। उसी तरह से आकाश में भी कोई ग्रह वक्री नहीं होता, पीछे नहीं चलते हैं। रिलेटिव मोशन से उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि ग्रह पीछे चले जा रहे हैं। इवन राहु केतु इज द नॉट्स, ये लोग ये बिंदु हैं, तो वो भी अपने गति से चल रहे हैं। पृथ्वी की गति और चंद्रमा के सापेक्ष गति के कारण ऐसा दिखाई देता है। तो वक्री में बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं। पहला कि बहुत लगभग सभी पुस्तकों ने ये कहा है, ऋषियों ने, जो अब ऋषि की सारी पुस्तकें तो मैं नहीं पढ़ सका, लेकिन हाँ जितना पढ़ा हूँ उसमें लोगों का कहना यह है कि यदि कोई ग्रह नीच है और वक्री है तो उच्च का हो गया, कोई ग्रह उच्च है और वक्री है तो नीच हो गया। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। इस विचार से सहमत नहीं होने का दो कारण है। पहला बात कि आप देख रहे हैं कोई ग्रह यदि पीछे चल रहा है तो वो तो अपने जगह में स्थिर है। उसी तरह से शनि भी अपने जगह में स्थिर है, और सूरज, जिसको सही में पृथ्वी बोला जाता है, सूरज से या पृथ्वी से कुछ दूरी जाने के बाद वो ग्रह सूरज के नियंत्रण से या पृथ्वी की कक्षा नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं। तो वो सूरज से आकर्षित नहीं होते हैं, उनके गुरुत्वाकर्षण में रह करके सूरज के चारों ओर घूमते नहीं हैं। वो फिर अपनी सामान्य गति से चलने लगते हैं। तो सूरज के आकर्षण की गति और उनकी अपनी गति से जो चाल में भिन्नता होती है, उसके कारण हम लोग बोलते हैं कि शनि वक्री हो गया, उल्टे चल रहा है। तो हमको हमारे समझ में ये नहीं आता कि खराब हो गया। सभी जगह सभी ऋषियों ने उसी तरह से एक मत से कहा है कि कोई भी ग्रह वक्री होते हैं तो बहुत महावृद्धि, महाबलो, अत्यंत बलवान, महा
महावीर्यम, उसमें बहुत वीर्य आ जाता है, बहुत शक्ति आ जाती है। वक्रतुंडम महावीर्यम। तो कोई और दूसरा सिद्धांत है कि यदि कोई ग्रह बहुत बली हो तो उसमें दुष्टता नहीं होती। तो ये दोनों विरोधाभासी हैं, लेकिन इतना जरूर सत्य है कि कुछ चीज़ें जानने की है जो आप भी जानिए। मैं कुछ बातें बोलता हूँ, उसको ज़रा समझिएगा, कारण कि ये बड़ा गूढ़ चीज़ हो जाएगा। कि तो जैसे हर मनुष्य की अपनी लाइकिंग्स होती हैं, अपने मित्र के घर जाना, उनके घर जाना, उनके घर जाना। तो शत्रु के घर तो कोई जाना नहीं चाहता है, और ऐसे जगह में भी कोई जाना नहीं चाहता है जहाँ पर उनकी कदर ना हो, इज्जत ना हो, मर्यादा ना हो। वहीं जाना चाहते हैं जहाँ पर उनकी इज्जत होती है, मर्यादा होती है और खुश भी रहते हैं। उसी तरह से शनि भी अपने ही घर में या 10 नंबर में, 11 नंबर में खुश होते हो, ऐसी बात नहीं है। वो खुश नहीं होते हैं, ये अलग बात है कि वहाँ पर उनको बल मिलता है। जैसे बहुत सारे इतिहास आप भी देख चुके होंगे, राष्ट्र भी देख चुके होंगे कि वहाँ के शासक को प्रजा पसंद नहीं करती है, लेकिन फिर भी जब वो आदमी वहाँ पर आता है, वहाँ का प्रधानमंत्री या कुछ आता है, तो उसको उतनी खातिरदारी करनी पड़ती है, ज़बरदस्ती शो ऑफ करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से शनि जब 10 नंबर में और 11 नंबर में रहते हैं तो शनि बहुत प्रसन्न नहीं होते हैं। उनको इज्जत मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन शनि वहाँ पर अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। ये चीज़ मैं बहुत साधारण भाषा में समझने के लिए और याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। शनि की उच्च राशि होती है तुला, लेकिन तुला में भी शनि खुश नहीं होते। इसलिए ये कहा गया है कि 7, 11, 10, 2 और 6, 2, 6, 7, 10, 11, इसमें शनि उत्पात देने वाले होते हैं, कष्ट देने वाले होते हैं, भयभीत करने वाले होते हैं, अशुभ होते हैं, दरिद्रता देने वाले होते हैं, ऐसा कहा गया है। और बकरी के बारे में तो स्पष्ट रूप से सबों ने कहा है कि ये अशुभ होता है। लेकिन मैं जो अपने 80 साल के जीवन में जो अनुभव प्राप्त किया हूँ और भी जो अध्ययन किया हूँ, उसमें हमने ये देखा कि शनि जब बकरी होते हैं तो उनके कार्यकत्व की वृद्धि होती है, और जो ओनरशिप में जो होता है, जिस 10 नंबर मान लिया शनि का घर है, 11 शनि का घर है, तो मान लिया 10 नंबर मेरा लगन है और शनि बकरी है, तो मेरा लगन माने मेरा शरीर 10 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 10 नंबर के स्वामी जब शनि उल्टे चलेंगे तो हमारा शरीर भी उल्टा चलेगा। जब मैं चल रहा हूँ, बैकवर्ड चल रहा हूँ, तो आँख तो सामने में है, लेकिन मेरे आँख, कान, नाक, हाथ सब तो मेरे शरीर, पैर जो उल्टा चल रहा है उसके साथ ही उल्टा चलेगा। ठीक उसी तरह से जब 10 नंबर यदि मेरा शरीर है तो मेरा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, मेरा धन है तो धन में परेशानी हो जाएगी, उल्टा होगा। और बकरी होने से बली होते हैं, वक्रतुंड महावीर्यम, तो कारक होने के कारण ये शुभ हो गया। और शनि पब्लिक को बोलते हैं, जनता को बोलते हैं। तो जो लोग नेता वगैरह हैं और अभी इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन हो, यदि कुछ ऐसी चीज़ें होती हों तो पब्लिक उनको पूरी सपोर्ट करेगी। यदि आपके कुंडली में 10 नंबर आपके 11th हाउस में पड़ता हो या 3rd हाउस में पड़ता हो या 6th हाउस में पड़ता हो, तो पब्लिक पूरी सपोर्ट करेगी, जीत जाओगे आप। बकरी शनि में आप जीत जाओगे। तो उसी तरह से 11 नंबर जहाँ पड़ रहा होगा वो भी शनि का घर है, उसको भी छेड़छाड़ होगा, उसमें भी छेड़छाड़ होगा। तो जो कार्यकर्ता है वो बढ़ेगा, जनता सपोर्ट करेगी, काले लोगों से आपको फ़ायदा होगा। ज़मीन में दबी हुई जो भी खान है,
कोयले हैं, जैसा कोयला होता है उस तरह से भूमि के नीचे, लेवल के नीचे, ज़मीन के नीचे जो भी खान है, माइंस है, मिनरल्स हैं, उसके द्वारा लाभ होगा आपको। और शनि का मतलब लोहा होता है, तो जो लोहा उद्योग है उसमें वृद्धि होगी, स्टील उद्योग है इसमें वृद्धि होगी, छड़ का उद्योग उसमें वृद्धि होगी। ये सब जो इंडस्ट्री है ये सब ग्रो करेगा, डेवलप करेगा। केबल्स जो ज़मीन के नीचे नीचे तार जाती है वो ग्रो करेगा। जो चीज़ लंबाई लेकर के हो, जैसे सूता है, सूते का, रेंज का कारोबार, ये सब सूट करेगा। जो लंबी चीज़ें हैं, लंबी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कारपेट है जो काफ़ी लंबा है, चौड़ाई कम है लेकिन लंबा है, वो ठीक, वो फायदा देगा। कुछ कपड़े जो लंबे होते हैं, जैसे लोग धोती या साड़ी पहनते हैं, तो उसमें लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है, उसमें बेनिफिट होगा। अब ये मकर राशि में है तो इसको जल भी बोलते हैं, लिक्विड भी बोलते हैं, तो लिक्विड से लाभ होगा, तेल से लाभ होगा। जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, तेल जो काम करते हैं, लिक्विड का काम करते हैं, केमिकल्स का काम करते हैं, शराब का काम करते हैं, उनको बेनिफिट होगा। कारण कि शनि इन सब चीज़ों के कारक हैं और इससे वृद्धि होगी। शनि वायु के कारक हैं तो वायु में वृद्धि होगी, बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। तो उसी तरह से शनि जिसके जिसके इंडिकेटर है उसमें वृद्धि होगी, और जिस घर के ऑनर हैं उसमें नुकसान होगा। मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि यदि आपका मेष राशि है, मेष राशि मतलब आपका चंद्रमा 1 नंबर में है, तो आप मेष राशि हुए। मैं लगन की बात नहीं बोल रहा हूँ अभी, नो लगन, इट इज़ मून मून मून। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। गोचर हमेशा चंद्रमा से ही देखा जाता है, एक। दूसरा, गोचर का रिजल्ट हमेशा दशा अंतरदशा के अधीन होता है। ये दो इम्पॉर्टेंट रूल हैं। गोचर हमेशा चंद्रमा से कंपेयर करके होता है, और गोचर का रिजल्ट हमेशा दशा अंतरदशा के अधीन होता है। अब अपने दिमाग से इसको बुझाना है। मान लिया आपका मेष राशि है, आपका चंद्रमा 1 नंबर में है, तो 10 नंबर आपके 10th हाउस में होगा। आप जल्दी से झट से बना लीजिए मेष राशि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर दीजिए। तो 10 नंबर आपके जॉब हाउस में है और 11 नंबर आपके इनकम हाउस में है। तो यदि शनि आराम से चल रहे हैं तो इस दोनों घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छे हैं। आपके नक्षत्र के हिसाब से संपत्ति तारा में है तो धन मिलेगा, मित्र और परम मित्र तारा में है तो लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलेगी, मित्रों के द्वारा शत्रु भी मित्र बन जाएंगे। तो इस तरह से आप देख लें। तो अभी क्या है कि शनि वक्री रहेंगे 11 मई से लेकर के 29/9 तक। तो मेष राशि का मतलब होता है मंगल। मेष राशि 1 नंबर के स्वामी होते हैं मंगल, तो यहाँ पर मंगल को भी ध्यान में रखना होगा और शनि को उससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो मंगल जहाँ जहाँ जाएंगे, जब जब चेंज करेंगे, तब तक मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों को अपने रिजल्ट्स में संशोधन करते रहना पड़ेगा। जैसे अभी तत्काल जो आज मैं बोल रहा हूँ, तो मंगल तो 11 नंबर में आ गए, कुंभ में आ गए, शनि के घर में आ गए। तो शनि का जो 11 नंबर का घर है उसमें बल अधिक हो गया, यद्यपि शनि 10 नंबर में है। और नियम अनुसार इसको भी नोट कर लीजिए कि यदि 2 राशियों के स्वामी कोई ग्रह होते हैं और जिस राशि में रहेंगे, मान लिया शनि अभी 10 में है, तो 11 का रिजल्ट इम्पॉर्टेंट बना करके देंगे और 10 का ऑर्डिनरी। यदि यही शनि 11 में जब चले जाएंगे तो 11 का ऑर्डिनरी रिजल्ट देंगे, 10 नंबर को पंप आउट करके बहुत हाई ऊपर उठाएंगे। तो मंगल जब तक 40 दिन या जब जितने दिन रहते हैं वहाँ तक तो ये 11 नंबर इम्पॉर्टेंट हो गया शनि का। अब 10 नंबर में है तब भी 11 नंबर इम्पॉर्टेंट हो गया दूसरे नियम के हिसाब से।
तो शनि की जो अंतर्दशा है, शनि की जो गोचर है, शनि का गोचर विशेषकर अभी कुंभ राशि का विशेष रिजल्ट देगा। तो मेष राशि वाले आप समझ लीजिए कि ये शनि अभी आपको प्रथम रिजल्ट दे रहे हैं आपके इनकम का, धन का, और बकरी है तो उसको उल्टा करेंगे तो आपके धन की हानि कराएंगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम बंद हो सकते हैं, टूट सकते हैं। शनि चोर को भी बोलते हैं, मंगल को रियली चोर बोलते हैं, आकाश में मंगल को चोर से इंडिकेट किया गया है। शनि को गुप्त भेदी भी बोलते हैं। इस तरह के जो छद्म काम करते हैं उसको भी शनि बोलते हैं, काले रंग पे बोलते हैं। शनि को संध्या काल कहा गया है, न रात है न दिन है, संध्या है। कल भगवान नृसिंह भगवान का जयंती चला गया और सायं काल को ही भगवान का अवतार हुआ था, नृसिंह अवतार। तो एक महान समय कल का चला गया। मैं कल बोल नहीं सका, परसों भी नहीं बोल सका, इसलिए मैं आपको इशारा नहीं कर सका। और आज पूर्णिमा है, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूर्णिमा है। ये बुद्ध पूर्णिमा भी कहलाती है, वैशाखी पूर्णिमा भी कहलाती है। ये बुद्ध का जयंती है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है। तो आज का जो चंद्रमा है ये भी बहुत कीमती है। गोचर में बहुत सारी चीज़ों को समावेश किया जाता है। एक ग्रह शनि सूरज से कैसे है, मंगल के कैसे है, चंद्रमा से कैसे है, गुरु से कैसे है, राहु से कैसे, सारे चीज़ को जोड़ना पड़ता है। इसी के लिए अष्टक वर्ग को यदि आप देख लेते हैं तो आप सारे ग्रहों से, एक ग्रहों से, शनि की सब ग्रहों से कैसी कैसी स्थिति है आपको ज्ञात है। इनडायरेक्टली आप जान लीजिए कि अष्टवर्ग इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शनि तो चंद्रमा से, चंद्रमा अभी 1 नंबर है तो 10th हाउस में पड़ा हुआ है, लेकिन हर ग्रह से कहाँ है, हर ग्रहों से भी तो कहीं कहीं है, तो उसका भी तो रिजल्ट होगा। तो उसी का रिजल्ट समावेशित रूप में अष्टक वर्ग में आता है। बहुत बड़ा अध्याय है अष्टक वर्ग, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा। संक्षिप्त में है लेकिन ये बहुत सारगर्भित है। तो अभी मेष राशि वालों के लिए 10th हाउस में शनि है, तो शनि 10th हाउस को छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं कर रहा है, थोड़ा कर रहा है, लेकिन 11th हाउस को छेड़छाड़ ज़्यादा कर रहा है। मतलब यदि आप किसी को धन दिए हैं तो जल्दी नहीं आएगा, गया आपका पैसा। कर्जा दिए हैं, कुछ दिए हैं, कुछ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं तो जीवन में लौट के नहीं आएगा। और यदि आप जॉब में असंतुष्ट हैं, बॉस से थोड़ा सा भी ठीक से बात नहीं करते हैं तो गई नौकरी। और ये समय 29/9 तक है, 29 सितंबर तक है। लेकिन शनि जिसके कारक है, 10th हाउस के कारक है, तो नौकरी गई तो फिर नौकरी मिल भी जाएगी। पैसा डूब गया तो भी बैंक वगैरह से कहीं से पैसे आ जाएंगे जहाँ से आपका काम चल जाए। 10 नंबर को दक्षिण दिशा बोलते हैं, 11 नंबर को सामान्य कुंडली के हिसाब से बोल रहा हूँ, 11 नंबर को पश्चिम बोलते हैं। सो दक्षिण पश्चिम दिशा ज़्यादा प्रभावी हो गया, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा। तो मेष राशि वाले लोग देखिए, आप दक्षिण दिशा में कुछ काम कर रहे हो अपने जन्म प्लेस से, द पॉइंट वेयर यू आर बॉर्न, द प्लेस, हॉस्पिटल वेयर यू आर बॉर्न, द हाउस वेयर यू आर बॉर्न, वहाँ से पश्चिम, वहाँ से दक्षिण, और वहाँ से दक्षिण पश्चिम का कोण। यहाँ पर आपके लिए झंझट पड़ा हुआ है, समस्याएं भी हैं। तो अभी उत्तेजना में आकर के जब तक शनि वक्री हैं, कोई गलत निर्णय ना लेंगे तो फिर वो बहुत पछताएंगे। वो फिर आप मिश्रा जी क्या किसी भी के पास चले जाएंगे, उसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है। इसलिए कुछ लोग जो बहुत मोटी मोटी रकम 100 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़, लाखों रुपया इस तरह से जो नुकसान कर चुके रहते हैं अपने जोश में आकर के, बुद्धि का बिना उपयोग किए हुए किसी और के कहने पर, और उसके बाद फिर पीछे पड़ जाते हैं कि हमारा वो पुराना दिन आएगा कि नहीं। सर कभी नहीं आता है, नहीं आता है। पुराना दिन कभी लौट के नहीं आता है। आपके बैक, आप 10 साल की उम्र में आ सकते हो, 2 साल की उम्र में आ सकते हो, नहीं होता है। गति आगे बढ़ती जाती है, पृथ्वी की कक्षा आगे बढ़ती चली जा रही है, सारे ग्रह एक दूसरे से क्रम में बढ़ते चले जा रहे हैं, नेवर गोज बैक।
इसलिए यदि कोई आदमी बोलता है कि ये पूजा वो पूजा वो पूजा, ये इतना साधना, ये उसका कर दूंगा, वहाँ पर ये इतना 100 मन धूना जला दूंगा, ये पूजा कर दूंगा तो दिन लौट जाएंगे, झूठ बोल रहा है। इज ए चीट, दिस कैन नॉट कम बैक, नहीं आएगा। तो आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना है और ईश्वर को पुकारना है। आपको उस ईश्वर से क्षमा मांगनी पड़ेगी कि आपके दिए हुए ज्ञान का मैंने उपयोग नहीं किया, आपके दिए हुए भाइयों से मैंने सलाह नहीं ली, आपके दिए हुए पिता माता का मैंने ध्यान नहीं रखा, उनकी आज्ञा नहीं मानी। आपको ये क्षमा मांगनी होगी भगवान से कि भगवान, आपने जो स्वजन और परिजन का विभाजन करके जहाँ जन्म दिया, जो हमारे अपने शुभचिंतक थे, उनकी बात तो मैंने मानी नहीं। मैं गर्भ में रावण के ऐसा अंधा था। मैं धरती जीत लूँगा, मैं ही हूँ और बाकी कोई नहीं है। और थोड़ा बहुत ज्ञान एस्ट्रोलॉजी का हो गया तो आप अपने को तो साथ में आसमान पर समझेंगे। गए आप, नहीं आएगा लौट के। ईश्वर को पुकारो। अब मेष राशि वाले हैं तो 9 नंबर तो आपके फेट हाउस में आएगा, भाग्य के घर में आएगा, भगवान के घर में आएगा, आपके पापा के घर को इंडिकेट करेगा। तो 9th हाउस गुरु, गुरु माने वैष्णवाइट ग्रह, भगवान विष्णु, विष्णु के किसी भी रूप में, चाहे नृसिंह अवतार हो, कच्छप अवतार हो, मत्स्य अवतार हो, नृसिंह अवतार हो, नारायण का, भगवान राम का अवतार हो, कोई भी रूप में विष्णु भगवान को आप याद करो। या तो शेषनाग पर भगवान लेटे हुए हैं, माता लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, नाभि कमल से ब्रह्मा और उस पर वेद के साथ ब्रह्मा जी कमल के ऊपर में विराजमान हैं, या समुद्र में बहुत बड़ा कमल है, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खड़ी हैं और दोनों अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। ये ध्यान करते हुए भगवान विष्णु के मंत्र को जपिए। ओम नारायणाय विद्महे या ओम वासुदेवाय विद्महे, ये गायत्री मंत्र का आपको पाठ करना पड़ेगा पूरा। तो जब तक इस तरह से भगवान को आप अपने, आपके कुंडली में क्या है ये मैं नहीं जानता, मैं ये बोल रहा हूँ 2 चीज़ संभव है। एक तो भगवान हनुमान संभव है आपके इष्ट में, और दूसरा भगवान विष्णु है, और एक काली जी। 3 ऑप्शन ही हो सकते हैं। जब तक पूरा विश्लेषण नहीं किया जाए 9th हाउस का, तब तक पता नहीं चलेगा कि आपके इष्ट देव कौन हैं। लेकिन यदि आप इसमें काली जी में और हनुमान जी में और भगवान नारायण में किसी को आप शुरू से पूछते आ रहे हैं, तो हाँ, किसी ने आपको सही बताया, तो उनका आप ध्यान करेंगे, उन्हीं का स्मरण करेंगे। और नहीं तो शनिदेव का पूजा करेंगे, प्रेयर करेंगे। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम जमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा कि जो इष्टदेव हैं उनका भी 27 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नारायणाय नमः, करपात्र जी का जो मंत्र था, कोई भी 27 बार उस मंत्र को भी क्लब कर दीजिए। हंग पवन नंदनाय स्वाहा। देखिए, ये प्रश्न बहुत बार पूछे हैं और अभी बहुत सारे लोग उसमें ओम जोड़ करके ओम हंग पवन नंदनाय स्वाहा बोलते हैं। नहीं, ओम प्रणव है, हंग ह्रीम प्रणव होता है। प्रणव होता है जो मंत्र के आगे जो अक्षर जिसमें सारा दम समाहित कर दिया जाता है, उसको प्रणव बोलते हैं। तो ये जो हंग पवन नंदनाय स्वाहा है, वो उसमें हंग ही प्रणव है, उसमें ओम नहीं जुटेगा। हंग पवन नंदनाय स्वाहा, ओम नहीं। आप जब हंग बोलोगे ना, तो आप देखोगे नाक के पास ये जो नर्व है और जहाँ पर ये कड़ा हो रहा है हड्डी कैसा, वहाँ पर गुदगुदी होगी। आप बोलोगे हंग करके देखो ना हमारे साथ, हंग, तो यहाँ पर हल्की सी आपको चेतना आएगी, गुदाहट से लगेगी, पूरे शरीर को वही झंकृत कर रहा है। तो हंग पवन नंदनाय स्वाहा 27 बार पढ़ लो। या
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 27 बार पढ़ लो। या काली जी का ओम कालिकाय च विद्महे श्मशान वासिन्ये धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात्। तो जो मंत्र में लिखाता हूँ, हमेशा बहुत चीज़ें व्यस्तता के कारण दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें। मैं क्या बताऊँ आपको, जैसे धनाधन फायरिंग होती रहती है ना, क्रॉस फायरिंग होती रहती है, उससे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं एक साथ। तो उस क्रम में कभी कभी जीभ, ओठ और तालु का संबंध भी गड़बड़ा जाता है। तो जानबूझ के गलती से कुछ नहीं बोलता हूँ, वो ऐसा स्लिप ऑफ टंग जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं, ऐसा हो जाता है। तो शनि बकरी होने से मेष राशि वालों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो कारकत्व है उसका पूरा फल मिल जाएगा। ऑनरशिप मतलब 10th हाउस और 11th हाउस का झंझट है, नौकरी का और इनकम का झंझट है। अब ये एक मोटा मोटी बात हो गई। शरीर के अंदर में शनि का प्रभाव नस से होता है। शनि जो 72,000 नाड़ियाँ नाभि से पूरे शरीर और पैरों तक जो छाई हुई है, नसों का जो जाल है सारे शरीर के अंदर में, नस की तंत्रिकाएं जो हैं, उस शनि धारण करता है। तो न्यूरोटिक प्रॉब्लम होने की बात होती है जब शनि बकरी हो जाते हैं, बहुत बली हो जाते हैं नस। लेकिन यदि यही शनि नीच रहे किसी के कुंडली में, जिनके कुंडली में शनि 1 नंबर का है, याद रखिएगा, मैं बार बार एक बार और इसको बोल चुका हूँ, 99.9% रहता है कि कभी न कभी लाइफ में उनको पैरालिसिस हो जाएगा। जिनकी कुंडली में हो अभी से आप सावधान हो जाओ, और बकरी पीरियड में तो जरूर सावधान हो जाओ। कारण कि इसमें ऑनरशिप को यदि हानि होगा तो 10 नंबर माने पैर, लेग्स, 11 नंबर माने एंकल्स के ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे नीचे वाला आधा हिस्सा, 10 और 11। तो नी से लेकर के एंकल के ऊपर तक का पूरा हिस्सा प्रभावित रहेगा। और यहाँ पर नसें प्रभावित होंगी तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, लकवा होने का डर है, इंक्लूडिंग राइट और लेफ्ट, जो आपकी कुंडली में जिस हिसाब से बैठता है। मेष राशि है तो ये बाईं ओर आएगा आपके शरीर में, लेफ्ट साइड में होगा। तो ये तो बकरी होने की बात हमने कहा, लेकिन एक बात भी तय है कि थोड़ा अशुभ रिजल्ट देते हैं, कष्ट में होते हैं और दरिद्रता भी देने में ये सक्षम होता है। और जैसा हमने कहा कि 10, 11, 7, 2, 6, इसमें बड़ा सा ये उत्पात देने के बराबर इनके अंदर में शक्ति भी आ जाती है, जो भी चल रहा है। इसलिए लगता है ना कि उत्पात होने जा रहा है, कुछ विशेष बात होने जा रही है, कहीं झगड़ा, कहीं बम बरसा, कहीं कुछ तमाशा होने जा रहा है, ये प्राकृतिक उपद्रव भी होने जा रहा है। ये सब बातें संभव है। इसीलिए मेष राशि वाले लोग बहुत सावधान रहें। नौकरी चली गई तो फिर नहीं मिलेगा जल्दी। पैसे पर हस्तगतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने ना सा विद्या ना तद धनम। मैंने का श्लोक है कि पुस्तक वस्तु सा या विद्या, जो किताब में जो ज्ञान है वो यदि आपने अपने दिमाग में धारण नहीं किया और आपका पैसा आपके पास नहीं है, किसी और के पास दिया हुआ है कि वक्त आएगा तो हम उससे ले लेंगे, उसमें कहा गया है ना सा विद्या, वो विद्या आपके काम नहीं आएगी, ना तद धनम, ना वो धन, ठीक आपको जब जरूरत पड़ेगी तो वो धन भी नहीं मिलेगा आपको। कार्य काले समुत्पन्ने ना सा विद्या ना तद धनम। तो इस वक्री शनि के समय में थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, किनके लिए? मेष राशि वालों के लिए। अब रहा इनकी दृष्टि, शनि की दृष्टि बहुत क्रूर होती है। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ उतना हानि नहीं करते, इनमें वजन नहीं है, इनका वजन कम है एज कंपेयर टू गुरु। ग्रेविटेशन पुल कम है एज कंपेयर टू गुरु, लेकिन दृष्टि इनकी बहुत तीखी है। बहुत सारी कहानी
हैं कि जब ये जन्म लिए शनि, तो जिन भगवान को भी देखे उनकी भी हालत हो गई। इनके पिता को कुष्ठ हो गया। जो दिन था वो संध्या में उसमें तेज घट गया, संध्या हो गया, सूरज भी शांत हो गया। तो शनि की दृष्टि बहुत कड़ी होती है। तो 10 नंबर में जब शनि है तो ये 12 नंबर में तीसरी दृष्टि से देखेंगे, ये अनिष्टकारक दृष्टि होती है 12 नंबर, मीन राशि। और मेष राशि वालों के लिए माइंड इट, मैं चंद्रमा 1 नंबर में है उनको बोल रहा हूँ मेष राशि, तो उनके लिए ये 12th हाउस में है। तो खर्चे भी उल्टे पुल्टे हो सकते हैं, और आप लाख कंजूसी करोगे, बहुत कंजूसी करोगे भी तो पैसा नहीं बचा सकोगे। सो कोशिश तो पहली बात ये करो कि आपके धन आपके मुट्ठी में रहें, आपके पास रहें, आपके जुगत में रहें, आपके अधिकार में रहें, किसी को ना दे, चोरी ना हो, सुरक्षित रहे। पहला तो ये ध्यान दीजिए। और आप यदि विदेश में जाते हो तब भी वहाँ पर आपको आनंद प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कष्ट ही होगा। और वो भी यदि विदेश अपने भारतवर्ष से या अपने जन्म स्थान से उत्तर में जा रहे हो, जैसे तिब्बत है, चाइना है, रूस है, इन सब जगहों में जा रहे हो, यदि नौकरी मिल रही है तब भी आपको दिक्कत है। या नॉर्थ भारत में जा रहे हो, दक्षिण भारत में आपका जन्म है, तब भी आपको तकलीफ देगा। सो नॉर्थ विल नेवर सूट। यदि ये समुद्र के किनारे है तो 100% सूट नहीं करेगा। अब इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो कर्क राशि में पड़ेगी। मेष राशि वालों के लिए कर्क जो है ये मातृ स्थान है, ये आपका गृह है, ये आपका घर है। चंद्रमा मन, 4 नंबर मन को बोलते हैं, चंद्रमा को बोलते हैं। मन में सूखा पड़ जाएगा शनि के दृष्टि के कारण, सारा जल वाष्प होकर के उड़ जाएगा। ऐसी स्थिति जब रहती है कि चंद्रमा के ऊपर में चंद्रमा 4 नंबर में हो और उसमें शनि की दृष्टि पड़ती है, तो वर्षा नहीं होती उन जगहों में जहाँ पर चंद्रमा जिस जगह को रिप्रेजेंट करेगा। तो ठीक घर का सुख नहीं मिलेगा, गृह सुख नहीं मिलेगा। आपको घर बदलना है, जगह बदलना है, शहर बदलना है, स्टेट बदलना है, प्रांत बदलना है, कुछ भी चेंज ऑफ प्लेस। एक जगह आप नहीं सो सकते हो जहाँ पर आप सोते आए हो। आपकी आंखों की नींद उड़ जाएगी। 4 नंबर को चंद्रमा बोलते हैं। चंद्रमा बाईं आंख को भी रिप्रेजेंट करते हैं या नेत्र को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी सुख चैन चली जाएगी। शनि, चौथे शनि को कंटक शनि भी बोलते हैं। यानी कांटक ऐसा ये पूरा 2.5 साल का समय आपको गढ़ता रहेगा। जैसे ऋषि मुनि लोग कांटे के ऊपर में सो जाते थे ना, तो उनको वो कला आती थी, अपने सांस को इतने ढंग से और इतने स्लो चलाते थे कि वायु के प्रेशर के द्वारा भी शरीर के किसी भी अंग में वजन नहीं बढ़ता था, जिसके कारण उस कांटे पर उनका समान वजन पड़ता था और उनको चुभता नहीं था।